Hello everyone. Today we continue our NCERT exercise 15.2 optional from our chapter probability. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सभी बेसिक क्वेश्चंस 15.1 एक्सरसाइज का कंटिन्यू करे थे और इससे कनेक्टेड ऑलमोस्ट बेसिक को सीख लिया था। तो आज हम लोग पहुंचे इस ऑप्शनल एक्सरसाइज पे 15.2 एक्सरसाइज पे, जिसके अंदर हमारे पास बहुत एक्सक्लूसिव टाइप डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दिया है। Two customers, Sham and Ekta, are visiting a particular shop in a same week from Tuesday to Saturday. It means जो वो शॉप है वो सिर्फ ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में खुलती है, मींस संडे और मंडे उसका ऑफ होता है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा है। ईच इज लाइकली विजिट टू ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन द अनदर डे। वो दोनों किसी भी दिन उस शॉप पे जा सकते हैं, उन सबकी चांस प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों उस शॉप को सेम डे विजिट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव डे पे विजिट करेंगे या डिफरेंट डे पे विजिट करेंगे। सो टू जनरेट द रिजल्ट हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे को कुछ भी इन द टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखा, बस इतना पता है कि शॉप ट्यूसडे से सैटरडे खुलेगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है वो भी हमें सोचना है, सेम डे कब जाएगी वो भी आप देखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए भी आप ही देखेंगे और डिफरेंट डेज के लिए भी। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट कि वो जो शॉप ओपन हो रही है दैट इज ओपन ऑन ट्यूसडे, we take it T here, then it will be open on Wednesday, Thursday, Friday and this is Saturday. तो मैंने इस तरह से एक टेबल फॉर्म करना शुरू करा है जिसकी हेल्प से मैं इजीली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे कितने। सेम है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल इट इज वेरी क्लियर कि 5 दिन इधर और 5 दिन इधर लिख दिया मैंने। ये 5 दिन किस किस के है, आप ऐसा समझे कि पहला जो है शाम, जो इस वाले रूल को फॉलो करेगा, और ये है एकता जो इस वाले डेज को फॉलो करेगी। तो अब हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन जिससे कि हम लोग इजिली ऑब्टेन कर सके डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। तो उन डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स के लिए आप बहुत केयरफुली ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आएगा टीटी। व्हाट दिस टीटी मींस? टीटी मींस ट्यूसडे ट्यूसडे, कि शाम भी ट्यूसडे को गया, एकता भी ट्यूसडे को गई। फिर बेटा नेक्स्ट वन आएगा ट्यूसडे वेनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे। दिस इज द पॉसिबिलिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं उन लोगों के उस शॉप को विजिट करने के। तो एज अ रिजल्ट दिस इज ट्यूसडे फ्राइडे एंड दिस इज ट्यूसडे सैटरडे। तो मुझे पहली ऑप्शन मिली कि जिसमें हमारा जो शाम था वो तो ट्यूसडे को ही गया, जबकि एकता रिस्पेक्टिवली ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जा सकती है। तो ये टेबल बन कैसे रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। टी टी, टी डब्ल्यू, टी टी एच, टी एफ, टी एस। तो बहुत इजीली आपको फॉलो करना समझ आ गया। ये वैसे ही है जैसे दो डाइस को फेंक के आया था नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब बात हो रही है सेकंड कंसर्न पर्सन की। जब हमारा शाम तो पहुंचा वेडनेसडे को और वो गई ट्यूसडे को, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, दिस इज वेडनेसडे सैटरडे। तो मैंने जस्ट फॉर द टर्म, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मैंने ट्यूसडे को टी लिया है, वेडनेसडे को डब्ल्यू लिया है जस्ट टू मेक दिस टर्म इजियर। थर्सडे को मैंने यहाँ पे यूज किया है एस टी एच, एफ के लिए मींस मैंने फ्राइडे को यूज कर लिया है, और एस इज यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट अ सैटरडे एंड वेरी सिमिलर यू हैव टू थिंक इन दिस पोर्शन आल्सो। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड सिचुएशन। इसमें अब क्या केस बनेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, सोच के देखिए आप लोग। इसमें जो केसेस आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। पहला थर्सडे, तो थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। देन बेटा वी आर गोइंग फॉर अ फ्राइडे ऑल्सो। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, इट इज फ्राइडे ट्यूसडे, इट इज फ्राइडे वेनेसडे। आराम से समझिएगा इस बात को। फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और इन द एंड सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। So when you think about the condition, count that all possible results,
you will easily observe that कि जो total number of पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं मेरे पास इस गिवन क्वेश्चन के अंदर, इस गिवन सिचुएशन के अंदर, वो 25 है। 5 into 5 25, 1 2 3 4 5 10 15 20 25, तो 25 different possible outcomes are there. So this is the important point to be remembered for this particular question number 1 of our NCERT exercise 15.2. Now we go and simplify the first case here. First part लिया, let किया E be the event that both will visit the shop on same day, कि दोनों के दोनों एक ही दिन शॉप पे चले गए। तो यहां पे जब मैं फेवरेबल आउटकम की बात करूंगा, फेवरेबल रिजल्ट्स की बात करूंगा, तो वो जो मेरे फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, वो देखिए आप ध्यान से। तो कितने केसेस है, तो दोनों सेम डे गए, ट्यूसडे ट्यूसडे, तो दैट इज ट्यूसडे ट्यूसडे फर्स्ट, वेनेसडे वेनेसडे सेकंड, फिर एक बार थर्सडे थर्सडे, दोनों सेम डे गए। टाइम की बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है टाइम, लेकिन दोनों गए ट्यूसडे को ही, दोनों गए वेनेसडे को ही, दोनों गए थर्सडे को ही, सिमिलरली दोनों गए फ्राइडे को, और दोनों ही गए सैटरडे को। तो फेवरेबल आउटकम जो आ गए मेरे पास वो आ गए 5, टोटल पॉसिबल आउटकम 25. As a result, the probability we can generate it here with the help of that formula FO upon TP of 5 upon 25. Answer is 1 by 5. तो इस तरह से we are getting the result of our first part here, जिसकी वैल्यू आ रही है 1 by 5. Now we are going for the second part. In this second part, we need to find out the probability that both will visit the shop on consecutive day. So here you have to think very carefully. Let F be the event that both will visit the shop on consecutive day. What do you mean by consecutive? Consecutive का बेसिक मतलब हुआ लगातार, consecutive day का मतलब लगातार, जैसे मंडे ट्यूसडे इज consecutive, फ्राइडे सैटरडे इज consecutive, संडे सैटरडे इज ऑल्सो consecutive। तो हमारे को यहां देखना है कि जब वो consecutive डेज पे जा रहे हैं शॉप पे, तो देखिए मंडे ट्यूसडे इज सेम डे, ट्यूसडे वेडनेसडे इज द वन ऑफ द ऑप्शन, तो ट्यूसडे वेडनेसडे इज द वन ऑफ देम, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वेडनेसडे ट्यूसडे इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव। इसमें ऐसा हो गया ना, एक तो चलेगी ट्यूसडे को और शाम चला गया वेडनेसडे को, लगातार हो गए, वेडनेसडे वेडनेसडे नहीं आएगा, वेडनेसडे थर्सडे भी आएगा, दिस इज कॉन्जिक्यूटिव। बहुत ध्यान से सोच सोच के लिखना पड़ेगा, दिस इज कॉन्जिक्यूटिव, दिस इज कॉन्जिक्यूटिव, दिस इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव, जो मैंने लिख लिया। अब देखिए थर्सडे ट्यूसडे नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, थर्सडे वेडनेसडे इज कॉन्जिक्यूटिव, तो वी प्लान थर्सडे वेडनेसडे, देन थर्सडे 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 फ्राइडे इज कॉन्जिक्यूटिव, फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे थर्सडे इज कॉन्जिक्यूटिव, फ्राइडे सैटरडे इज कॉन्जिक्यूटिव, हियर सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे इज कॉन्जिक्यूटिव। तो जिन्हें मैंने सर्कल कर दिया उन्हें आप यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 तक मैं लिख चुका हूं। अब आ गया ये ट्यूसडे फ्राइडे, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे। तो व्हेन यू काउंट देम वेरी केयरफुली इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो वी आर गेटिंग हियर जो टोटल पॉसिबल आउटकम आ गए 8 आ गए, इसलिए जो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई FO अपॉन TPO की हेल्प से 8 अपॉन 25 हो गई। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 8 by 25, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 by 5 ऑलरेडी आ चुका था। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द लास्ट पार्ट, एंड इन द लास्ट पार्ट इट इज गिवन टू अस कि हमें डिफरेंट डे चाहिए, एंड इट मींस अगर मुझे डिफरेंट डे चाहिए तो व्हाट दिस मीन, इट्स जनरली मींस दैट सेम डे से अपोजिट बात आ गई, सेम एंड डिफरेंट आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो हियर लेट G be the event that both will visit the shop on different date। ये हमारे लिए इन्होंने बात की हुई है, और अगर मुझे डिफरेंट डे का आउटकम चाहिए तो इट मींस जो ये डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉट ई होगी। व्हाई आई एम सेइंग दैट,
कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है कि जब वो दोनों डिफरेंट डे विजिट करेंगे तो वो सेम डे के जस्ट अपोजिट बात हो गई, तो ये ई का नोट हो गया। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीजी जो होगी वो 1 माइनस पी नॉट ई होगी, क्योंकि आपने पी ई होगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टाइम ये फॉर्मूला सीखा होगा, जरूर आपको ये फॉर्मूला पता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट टू बी अकर्ड 1 होता है। इसलिए अगर मुझे कभी नॉटी का फॉर्मूला चाहिए होता है, इवन दैट नॉट टू बी अकर इज 1 माइनस पी, तो डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। इट इज 1 माइनस 1/5। द रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन इज 4/5, क्योंकि पी तो मुझे पहले से ही पता है ना 1/5 है। तो एक आंसर 1/5, एक आंसर 8/25, एक आंसर 4/5। इन केस अगर आपको थर्ड पार्ट के ये रिलेशन नहीं समझ आ रही हो, वहां पे भूल गए भैया, आप नहीं सोच पाए कि ये इससे अपोजिट है, then what we need to do, then here you know that कि ये जो 4-5 केसेस थे, these 5 केसेस, ये जो 5 केसेस है ये वो केसेस है जब वो सेम डे जा रहे हैं। तो 25 में से 5 केसेस आर देयर जब वो सेम डे गए। तो अगर आप इसे ऑप्शनली मेथड 2 से सोच रहे हो, मेथड 2 से, तो पीजी का मतलब हो गया यहाँ पे सीधा सीधा देखो इन 5 केसेस को छोड़ दो, क्योंकि यही वो 5 केसेस है जब वो सेम डे गए। तो 25 में से 5 गए, कितने केसेस बचे? 20/25 लिख लेना बस ध्यान से, तो भी आंसर 4/5 आएगा। ये ऑप्शन 2 हो गई। तो अगर आपको ये समझ आ जाए जी का इवेंट की वो जस्ट ई का अपोजिट है, तो आप इस फॉर्मूले से प्रेफर करके आंसर निकाल सकते हो जैसे मैंने करा। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमारे को इस बार जाना था कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट डे शॉप पे गए, तो इसमें टीटी नहीं आएगा, बाकी चारों आएंगे। इसमें डब्ल्यू नहीं आएगा, बाकी चारों आएंगे। सिमिलरली इसमें टीटीएच नहीं आएगा, थर्सडे थर्सडे बाकी चारों आएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से 4+4+4+4+4 देयर आर डिफरेंट 20 पॉसिबल रिजल्ट जब वो दोनों अलग अलग दिन शॉप पे गए। एज अ रिजल्ट 20/25 आंसर मेरे पास रहेगा 4/5। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.2, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टेबल को सोचना। तो प्लीज टेबल पे ज्यादा फोकस करना, जिस टाइम टेबल बनाना समझ आ जाएगा ये सब तो आपको इजी लगेगा ही लगेगा। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर ऑप्शनल एक्सरसाइज, which is again a very different and important question here. And the information we have in this question is a die is numbered in such a way, कहते हैं हमारे पास एक डाई है जिसका नंबर इस तरह से किया गया है कि जो उसके फेसेस पे नंबर दिख रहे हैं वो 1 2 2 3 3 6 दिख रहे हैं। इन द नॉर्मल केस ऑफ डाई वी हैव टू रिमेंबर दैट के नंबर दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां दिख रहा है 1 2 2 3 3 6। तो स्पेशल टाइप की डाई है, उसके फेसेस पे नंबर हमें 1 2 2 3 3 6 दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक फेस पे 1, दो फेस पे 2, दो फेस पे 3, एक फेस पे 6। इफ इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, हमने इस डाई को 2 बार फेंक दिया, एंड द टोटल स्कोर इन द 2 डाइस आर नोट, फिर हमने उनका टोटल को नोट कर लिया। Complete the following table which gives a few values of total score on the 2 tables. इस टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें कुछ वैल्यूज इन्होंने भी दे रखी है। Then you need to find out the respective probability. तो here when you go for the table, here it is first रो में है 1 2 2 2 3 3 6 और सेकंड रो में 1 2 2 3 3 6, क्योंकि दो डाइस फेंकी थी। एंड here 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 3, क्योंकि here we have total score, तो 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4 होगा, 1 + 3 4 होगा, 1 + 6 7 होगा। इसी तरह से 2 + 2 2 + 1 3 होगा। चेक दिस वेरी केयरफुली एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो स्कोर का मतलब ऐड करना है, तो बात करते हैं यहाँ की। तो दिस इज 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4 अगेन, 2 + 3 5, 2 + 6 it's 8। तो मैंने जो फिल करा पहला कॉलम बन गया 3 4 4 5 5 8। 3 + 1 it's 4, 3 + 2 it's 5। स्कोर मतलब ऐड, 3 + 2 अगेन 5, 3 + 3 6 6 9। Similarly beta 4 5 6 6, and in this manner we can complete our table here by adding the remaining element of our given question. तो इस तरह से बेटा हमने टेबल कंप्लीट कर लिया, मिसिंग वैल्यू को फिल कर लिया, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गेट हैव फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव स्कोर। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं, तो एज वेरी वेरी क्लियर टू अस, फिर से ये है तो डाई 6 केस इधर 6 इधर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 ही बनेंगे। आप गिनना चाहो गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 36 केसेस आर देयर। एंड
फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने माना लेट E1 बी द इवेंट, क्या करना है हमारे को देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट द स्कोर इज इवन, E1 बी द इवेंट दैट द स्कोर इज इवन, कि जो इसका स्कोर आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, मतलब जो सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। तो यहां जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे आउट ऑफ दैट 36 आउटकम्स, हमें उन्हें काउंट करना होगा और चेक करिए कितने हैं वो। तो यहां आ रहा है 2, फिर इस रो में आ रहा है 4 4, देन इस रो में आ रहा है 4 4 8, फिर इससे नेक्स्ट रो में आ रहा है फिर से 4 4 8। तो दीज आर दी केसेस, दीज आर दी वैल्यू जिनका सम इवन दिख रहा है मुझे, जिनका स्कोर इवन आ रहा है। तो 2 4 4 4 4 8 4 4 8, नाउ इट इज 4 4 6 6, देन नेक्स्ट रो में भी 4 6 6, और सबसे लास्ट रो में आ गया 8 8 12। तो व्हेन यू काउंट दिस केयरफुली, जो टोटल एफओ के एलिमेंट आ जाएंगे 18, टीपीओ 36 है, इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई दैट इज एफओ अपॉन टीपीओ, वो 18/36 मींस हाफ रह गई। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर हाफ है। तो इस तरह से पहला पार्ट क्लियर हुआ। हमने इसमें इजीली काउंट किए वो केसेस जिनका टोटल स्कोर आ रहा था इवन, 2 4 4 4 4 8 4 4 8 6 6 4 4 6 6 8 8 12, and we get 18 possible outputs. Now we are going for the second part of the question. In the second part we need to find out the sum as 6. तो यहां पे मैंने लेट करा, लेट E2 be the event that the total score is 6, जो टोटल स्कोर है वो 6 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम के नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि ऐसे कितने आउटपुट्स है जिनका सम 6 आ सकता है या सम 6 आ रहा है, वो काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो में एक भी नहीं है, सेकेंड रो में एक भी नहीं है, थर्ड रो में भी एक नहीं है, और इसमें आ गया 6 6 2 3 4, and there are only 4 cases. So here the favorable results we have in our list is 4. इस पूरे टेबल में सिर्फ 4 ही केसेस ऐसे हैं जिनका सम 6 आ रहा है, इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई एफओ अपॉन टीपीओ की हेल्प से, दैट इज 4 अपॉन 36 1/9। तो ये 36 को है, ये तो आपको पता चली गया होगा क्योंकि 2 डाइस है और 6 की पावर n 6 की पावर 2 36 रिजल्ट्स बनने थे, जिसमें E1 का मतलब था टोटल स्कोर आना चाहिए था E1, देयर आर 18 पॉसिबल आउटपुट्स। E2 का मतलब था स्कोर आना चाहिए था 6। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन, लेट E3 बी द इवेंट दैट द टोटल स्कोर, जो भी टोटल स्कोर आएगा, द टोटल स्कोर इज एट लीस्ट 6, कि जो टोटल स्कोर आना चाहिए वो कम से कम 6 आना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम है, तो सम हमारे पास कम से कम 6 आने का मतलब हो गया सम इज आइदर 6 7। तो देखो इसमें जो सम आ सकता है वो या तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 भी लेना है, 7 भी लेना है, 8 भी लेना है, 9 भी लेना है, 10 तो किसी का सम है ही नहीं तो 10 तो लेना ही नहीं, और ना ही 11 है। तो here we have to think about these conditions. हमें एटलीस्ट 6 के लिए जाना है कि सम या तो कम से कम 6 हो, तो सम 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 और 11 भी हो सकता था, लेकिन इस टेबल में 10 और 11 है नहीं तो हमें लेना नहीं, और फिर बचा 12। अब फिर से एक बार नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो व्हेन यू थिंक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिनका सम 6 या उससे बड़ा है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। तो इट मींस देयर आर 15 डिफरेंट रिजल्ट्स जो इस रिजल्ट को, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हेंस उनकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई P3 की, बिकॉज ऑफ दैट FO अपॉन TPO, वी आर गेटिंग दैट इट इज 15 अपॉन 36 5 अपॉन 12 व्हेन यू रिड्यूस इट विद द टेबल ऑफ 3।
तो इस तरह से मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिस्पेक्टिव आंसर। तो जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है इसके अंदर वो यही था कि एक डाई थी जिसपे जो फेजेस पे नंबर लिखे थे वो 1 2 2 3 3 6 लिखे थे, और क्योंकि ऐसे हमने दो डाइस को थ्रो करा है तो 1 2 2 3 6 फर्स्ट रो में भी आ सकते थे और सेकंड रो में भी आ सकते थे। फिर हमारे को यहाँ पे इनका टोटल स्कोर यानी कि सम चाहिए था। पहले हमने टेबल को कंप्लीट किया। We are getting 36 outputs from this particular condition. Then we go for the probability of the score is even 6 and at least 6. तो सबसे पहले मैंने माना सम इसका इवन हो और वो सभी रिजल्ट्स लिख लिए जिनका सम इवन था, वो ऐसे 18 रिजल्ट्स मिले। वी गेट द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एज हाफ। E2 का यहाँ पे मतलब था सम 6 आना चाहिए, तो सिर्फ 4 ही ऐसे पॉसिबल कंडीशन थी जिनका सम 6 आ रहा था, इसलिए मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/36। और इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू गेट द टोटल सम इज एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का मतलब हो गया सम 6 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो अवर सम विल बी 6 7 8 9 एंड 12। 10 और 11 क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस टेबल में 10 और 11 ने अपनी वैल्यू शो नहीं करी। अब फिर हमने वो सभी रिजल्ट्स काउंट कर लिए वन बाय वन जिनका सम 6 7 8 9 या 12 आ रहा था, और ऐसे टोटल 15 केसेस मिले। दैट इज व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिजल्ट बिकम 15/36, दैट इज 5/12 हियर। नाउ बेटा कंसीडर करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर ऑप्शनल। वैसे तो ऑप्शनल का हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिर से एक डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। तो हियर वी आर कंसीडर दैट कि जो नंबर ऑफ रेड बॉल है दैट इज गिवन टू अस एज 5 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हमारे को कहा गया है क्वेश्चन के अंदर सम, तो लेट्स टेक इट एज x। मैंने मान लिया कि वो x है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है इन अ बैग, वो हो गई है बेटा 5 + x। तो आपके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, एक बैग था जिसमें 5 तो रेड बॉल थी, कुछ ब्लू बॉल्स थी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुछ ब्लू बॉल्स थी, तो मैंने उन कुछ ब्लू बॉल्स को नाम दे दिया x। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग आ गई है वो आ गई है 5 + x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। So we can say that according to given, it is mentioned that probability of drawing a blue ball is just double 2 times probability of drawing a red ball. This is already mentioned in our question. ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी का आंसर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के आंसर के डबल है। डिटरमाइन द ब्लू बॉल, हमें ब्लू बॉल फाइंड आउट करनी है। तो बिकॉज मुझे ब्लू बॉल का काउंट फाइंड आउट करना था, मैंने उसे मान लिया x। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये तो आप हम नंबर ऑफ टाइम सीख चुके हो, मेरे से ये बात याद हो गया होगा, ये बेसिक सा फॉर्मूला। अब क्योंकि मेरे गिवन क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन है उसमें मेरे को ब्लू बॉल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, यहाँ पे इस केस में मेरे लिए ब्लू बॉल हो गई फेवरेबल बॉल, और एज अ रिजल्ट ये हो गया x/5 + x। क्योंकि हियर वी हैव टू कंसीडर दैट क्योंकि मुझे ब्लू बॉल निकालनी है तो मेरे लिए फेवरेबल बॉल हो गई ब्लू। टोटल काउंट तो पहले से ही 5 + x है, दैट इज व्हाई वी गेट द रिजल्ट हियर। नाउ मुझे उसके बाद चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो अगर मुझे मेरी रेड बॉल निकालनी है तो इस बार जो फेवरेबल बॉल्स हो गई वो रेड हो गई, और वो है 5, फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आ गया 5 + x। तो यहाँ पे इवेंट को मैंने यहीं पर ही स्पेसिफाई कर दिया, वरना इवन मानना पड़ता वन ऑफ द इवेंट विच गेटिंग अ ब्लू बॉल, और E2 को मान लेते वन ऑफ द इवेंट जिसमें मुझे मिलती रेड बॉल। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एज वी हैव अ फॉर्मूला blue ball upon total, having a red ball we have a formula 5 upon total. Now by having this result we need to substitute the value here, so this is x/5 + x is 2 times 5/5 + x. So it means it is x/5 + x which is equal to 10/5 + x। 5 + x से 5 + x कट गया, x equal to 10 आ गया। Therefore number of blue balls in a bag is 10। तो जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है बैग में वो 10 है। तो इस तरह से
आप लोगों ने नोट किया दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर प्रोबेबिलिटी जहां पे हमने मिसिंग वैल्यू को भी निकालना सीखा एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको कहा दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। एक बैग था जिसमें 5 रेड बॉल्स थी और कुछ ब्लू बॉल्स थी, तो मैंने माना नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर x, so टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बिकम 5 प्लस x। फिर मैंने कहा ये जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, तो ब्लू बॉल के लिए x अपॉन 5 प्लस x, रेड बॉल के लिए 5 अपॉन 5 प्लस x। अकॉर्डिंग टू गिवन it is mentioned that probability of blue ball is double that of the red ball. We use the formula, we substitute the result, simplify the value and we are getting that कि अब जो मेरे बैग में ब्लू बॉल्स है वो 10 है। टोटल बॉल पूछी होती तो वी आर से 5 प्लस 10 15 बॉल्स आर देयर इन अवर गिवन बैग, 5 आर रेड 10 आर ब्लू। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कंफर्म हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स is given to us as 12, out of which x are black, and the number of black balls again given to us as x. So total number of balls are 12, black balls are x. If one ball is drawn at random from the box, हमने बॉक्स में से एक बॉल को निकाला, what is the probability that it will be a black ball? तो यहाँ पे मैंने माना let E1 be the event of getting a black ball. तो इवेंट है यहाँ पे ब्लैक बॉल को लेके आओ इवेंट के अंदर। तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट दैट रिस्पेक्टिव आंसर, दैट इज x अपॉन 12। तो इस तरह से पहले बार ब्लैक बॉल निकालने की जो ऑप्शन आ गई वो आ गई x अपॉन 12, क्योंकि इस बार जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ऑलरेडी गिवन है हमारे को x, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है दैट इज 12। नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकंड सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट सिचुएशन से तो ये कंफर्म हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बॉल बॉक्स में थी 12, अब और ब्लैक बॉल थी x, इवन 1 हो गया इस ब्लैक बॉल को निकालने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो आ गई x by 12। If 6 more black ball are put in a box, तो यहां लिखा if 6 more black balls are put in the box, तो हमने अगर बॉक्स में नई बॉल ऐड कर दी देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स in a box is now become 12 plus 6 that is 18। भाई अब 18 बॉल हो गई, 12 तो पहले ही थी, 6 हमने और डाल दी, तो इट गिव यू अ टोटल काउंट एज 18 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब जो ब्लैक बॉल्स होगी दैट इज इक्वल टू x प्लस 6, क्योंकि पहले थी x बॉल, 6 बॉल हमने और ऐड कर दी वो भी ब्लैक कलर की, तो ब्लैक बॉल तो हो गई x प्लस 6 जबकि टोटल बॉल हो गई 18। What is it? Now the probability of drawing the black ball is now double that was before. अब जो ये probability आएगी, now we are going for a event next. Let E2 be the event of getting a black ball in second row. वो तो फर्स्ट राउंड में था, ये सेकंड राउंड था। तो जब मैंने यहाँ पे E2 को प्लान किया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, इट इज गिविंग यू अ वैल्यू एज x प्लस 12 अपॉन 18। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ E2। तो यहां तक मेरे पास कुछ बेसिक चीजें कलेक्ट हो गई है जिन्हें हमें यहाँ पे प्रेफर करना है। तो बेटा आप ये सोच लीजिए ध्यान से कि जो टोटल बॉल थी 12 थी जिसमें से ब्लैक x थी, E1 की जो वैल्यू आ गई x by 12 आ गई, फिर मैंने कहा 6 हमने नई बॉल बॉक्स में डाल दी, तो नाउ जो टोटल बॉल्स ऑफ आ गई वो 18 आ गई, जबकि टोटल ब्लैक बॉल्स आ गई वो x प्लस 6 आ गई। अकॉर्डिंग टू डाटा जो E2 है वो कंडीशन है जब हमारे को ब्लैक बॉल मिल रही है सेकेंड राउंड में। अब अकॉर्डिंग टू गिवन, what is given to us here, according to given this is confirmed to us कि जो ड्रॉइंग ऑफ ब्लैक बॉल इन सेकंड केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकंड केस इज जस्ट डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल इन फर्स्ट केस। सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के डबल है। दिस इज डायरेक्टली मेंशन टू अस कि अब जो ब्लैक बॉल निकल रही है उसकी जो ऑप्शन है चांस है वो इससे पहले वाली चांस के डबल है। इट मींस x plus 6 by 18
is equal to double of x by 12. Make a simplification here. X plus 6 by 18 equal to x by 6. इसको भी इससे रिड्यूस कर लो. x plus 6 equal to 3x. 6 equal to 3x minus x. 2x equal to 6. The value we are getting from our question is 6. तो जो वैल्यू ऑफ x आ गई वो 6 आ गई. यही हमसे हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी. तो आपने कंसिडर किया होगा दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें दो बेसिक सिचुएशंस थी हमारे पास. सबसे पहले लिखा था कि हमारे बॉक्स में टोटल 12 बॉल्स है, जिसमें से x बॉल ब्लैक है, इसलिए ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी आ गई x by 12. ऑन द सेकंड केस इट इज गिवन दैट कि हमने जब 6 नई बॉल और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी एज अ ब्लैक कलर की, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गई वो 12 plus 6 18 हो गई, जबकि ब्लैक बॉल्स हो गई x plus 6. And E2 is the event to get a black ball again when we draw a second time a ball from a box. तो सेकेंड टाइम जब हमने बॉल को बॉक्स में से निकाला तो उसकी चांस आ गई x plus 6 by 18. According to the given information, it is very clear here. Second case की probability first case की probability की थी double. We make a simplification, have the answer as 3 here. तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 3 मिल गई. Now बेटा कंसिडर करते हैं एज अ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज 15.2 as a last question from that exercise here, and a important one. एक जार है जिसने कंटेन किया 24 मार्बल्स. उसमें से कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है. हमें कोई कलर नहीं पता कि कौन कितने कितने हैं. If a marble is drawn at random from the jar and the probability that it is green is 2 by 3. हमारे को यहाँ पे probability of getting a green marble की जो पॉसिबिलिटी दे रखी है वो यहाँ पे 2 by 3 गिवन है. एक तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है. फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स है, तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बी, क्योंकि इसी को फाइंड करना है तो हम इसे x मान लेते हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ जार, एक जार में जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखे हैं वो 24 है. लिख लीजिएगा इन अ जार. देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, क्योंकि यहां पे हमारे को ये कंफर्म किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि दो ही तरह के मार्बल थे उस जार में, ग्रीन एंड ब्लू. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स. तो कुछ इस तरह से आपको प्लान करना है अपने क्वेश्चन का रिजल्ट, और यहां जो आउटपुट आ जाएगा ग्रीन मार्बल का वो आ जाएगा 24 माइनस एक्स. तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन, हमें एक तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी पता है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 पता है, ब्लू कलर के मार्बल्स को x मान लिया, इसलिए ग्रीन कलर के मार्बल 24 माइनस x आ गए. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल. अगर मैं ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम से, तो यू नो दैट दिस इज द फेवरेबल आउटकम हियर फॉर अ ग्रीन मार्बल. इट इज 24 minus x upon 24. Take it as second, whereas the given information is considered as first. तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी वो 2 by 3 है, जबकि हमने जो रिजल्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल. क्या आया अभी हमारे पास आंसर 24 minus x upon 24. Therefore, it is 2 by 3 equal to 24 minus x by 24. क्योंकि simply we can replace the probability of green marble with 2 by 3 that is given to us. Here just you need to calculate very carefully. 24 ऊपर shift कर देते हैं. It's 24 minus x. Here it is 8. 16 equal to 24 minus x. X equal to 24 minus 16. The answer we are getting from the above question is 8. क्योंकि मुझे ब्लू मार्बल का ही काउंट निकालना था, क्योंकि हमने एक्स ब्लू मार्बल को ही माना था. हेंस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन अ जार इज इक्वल टू 8. उस 24 मार्बल के जार में 8 तो ब्लू मार्बल्स है एंड रिमेनिंग 16. अगर हम बात करें ग्रीन मार्बल भी हमसे पूछे होते, अगर ऐसा होता, एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, अगर हमसे ग्रीन मार्बल भी पूछे होते तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर
in a jar is 24 minus 8, that is 16. तो ग्रीन कलर के मार्बल 16 है, ब्लू कलर के मार्बल 8 है, दोनों का सम 24 है। अगर आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 16 बाई 24 तो ऑफ कोर्स वो 2/3 देगा, जो इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि जो रिजल्ट हमारा निकला है दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी इक्वल टू अ प्रीवियस रिजल्ट। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें एक जार में 24 मार्बल से ग्रीन मार्बल को हम लोगों ने ब्लू मार्बल को एक्स माना क्योंकि उसका काउंट हमें कैलकुलेट करना था, और ग्रीन मार्बल हो गए इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 24 माइनस एक्स। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल गिवन था, इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन से भी हमने ग्रीन मार्बल की ही प्रोबेबिलिटी निकाली, कंपेयर किया और एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इट मींस जो ब्लू मार्बल का काउंट है वो इस जार में 8 है। बाई चांस अगर ग्रीन मार्बल का भी पूछा होता तो 24 माइनस 8 वो 16 आ जाता। सेकेंडली, अपने आंसर को चेक करने के लिए यहां से आप एक्चुअल में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए 16 बाई 24 2/3 जो गिवन प्रोबेबिलिटी से मैच भी हो रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वी आर गेटिंग अ वेरी एक्यूरेट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। After completing that our NCERT exercise 15.2 optional, now we are moving some previous year board question. And here we have a question number 1 that is from paper 2015 CBSE. And this is the one of the question which is very similar to our question of exercise 15.2 also. A bag contain 18 balls out of which X are red. तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है बैग के अंदर वो 18 है, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स उन 18 में से x गिवन है। देयर आर x बॉल्स इन दैट बैग जो रेड इन कलर है। फर्स्ट पार्ट है, इफ वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट drawn ball is रेड इन कलर, कि जो पहली बॉल हम लोगों ने निकाली है उस बैग में से फर्स्ट ड्रॉ में वो रेड कलर की है। तो द प्रोबेबिलिटी वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पोर्शन इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, एंड इट इज वेरी क्लियर कि फेवरेबल आउटकम x है, टोटल 18 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन इज x अपॉन 18। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी आर ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पोर्शन। Now we plan for the second part here. First part तो simply आ गया x upon 18. If two more red balls are put in a bag, तो अभी जो second condition है उसमें क्या किया हमने, if two more red balls are put in the bag, हमने दो नई red ball बैग में पुट कर दी है। तो नाउ बेटा जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो तो हो गया, देखिए पहले था 18, आपने 2 ऐड करी, इट बिकम 20, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हो गई अब, नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज x प्लस 2। तो जैसे हमने दो एडिशनल बॉल उस बैग में रख दी, तो जो पहले 18 बॉल्स थी वो बन गई 20, और जो पहले रेड बॉल x थी वो बन गई x प्लस 2। और अब लेट करा E2 बी द इवेंट दैट सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर। तो इस बार जो हमने दोबारा बॉल निकालनी है वो रेड निकालनी है, क्योंकि इट इज अगेन मेंशन आफ्टर पुटिंग टू मोर बॉल्स इन अ बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 8/9 टाइम 9/8 टाइम दैट ऑफ रेड बॉल। तो ये तो सिचुएशन है। तो पहले हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी निकाल ली, वो आ गई x प्लस 2 अपॉन 20। तो इस तरह से मुझे मिले दो सीन है, टू कंडीशन है। पहले केस में रेड बॉल की चांस आ गई x/18, दूसरे केस में रेड बॉल की चांस आ गई x प्लस 2/20। अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज मेंशन इन अवर क्वेश्चन, जो सेकंड ड्रॉन की गई रेड बॉल है वो फर्स्ट निकाली गई बॉल के कितने टाइम है, 9/8 टाइम है। तो निकाली सेकंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के 9/8 टाइम है। तो इट मींस x प्लस 2/20 इज 8/9 x by 18।
तो दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर. दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल इन सेकंड राउंड is equal to 9 upon 8 time of that probability of red ball coming in a part first. तो second part 8/9 टाइम है फर्स्ट पार्ट की. कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पे ये 2 आ गया, x प्लस 2/20, x बाय 16 हो गया, ये 5 और ये 4 हो गया. 4 टाइम x प्लस 2 इक्वल टू 5x आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे. 4x प्लस 8 5x आ गया. 8 की वैल्यू 5x माइनस 4x आ गई. एज अ रिजल्ट जो बॉल x की वैल्यू आ गई, जो रेड बॉल थी हमारे बैग में, वो थी स्टार्टिंग में 8. तो इस तरह से वी आर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ अवर 2015 प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, जिसमें इनिशियली बोला था टोटल नंबर ऑफ बॉल थी 18, जिसमें से रेड बॉल थी x, इसलिए जो रेड बॉल की पॉसिबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, वो x बाय 18 हो गई. अब हमने 2 नई बॉल इसमें और डाल दी, और एज अ रिजल्ट व्हेन वी पुट 2 मोर रेड बॉल हियर, द टोटल बॉल्स नाउ बिकम 20, red ball become x by 20 and this become its respective probability. According to given information, जो second case की probability है वो first case की probability की 9/8 टाइम है. We substitute the value carefully, simplify it, cross multiply it, and we get the value of our x is here as 8. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसमें हम लोगों ने 2017 का एक क्वेश्चन रखा है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा है. Find the probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sunday. So here we have to deal on a term non-leap year. तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात कंफर्म होगी. Non-leap year is also known as ordinary year. And leap year, non-leap year या ordinary year indicate that number of days are 365. किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में या नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं. और ये जो 365 डेज होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स एंड 1 डे. सिंस 52 वीक्स का मतलब हो गया 52 इंटू 7, 364 डेज. तो इसलिए हम लोगों को ये कंफर्म हो चुका है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो लीप ईयर नहीं है उसमें 365 डेज होते हैं. 365 डेज होने की वजह से उसमें 52 तो वीक्स पूरे बन जाते हैं और एक दिन रह जाता है एज अ एक्स्ट्रा डे. एंड दैट इज व्हाई 52 वीक मस्ट कंटेन 52 संडेज. अगर 52 वीक्स आ गए तो ये कंफर्म हो गया कि 52 जो वीक है उसमें 52 संडे आएंगे ही आएंगे. देयरफॉर दैट वन डे, वन एक्स्ट्रा डे, वो जो एक एक्स्ट्रा डे मेरे पास आया है, कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और इट मे बी फ्राइडे और सैटरडे. वो जो वन ऑफ द डे बचा था आउट ऑफ दैट 52 वीक्स खत्म होने के बाद जो एक दिन बचा था, वो कुछ भी हो सकता था आउट ऑफ 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि 365 डेज है बिकॉज इट इज अ नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है, और नंबर ऑफ डेज आर 365 इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड 52 वीक्स मस्ट मेक 364 डेज. तो वी आर लेफ्ट विद 1 डे, एंड दिस 1 डे मे बी आउट ऑफ दीज 7 ऑप्शन. तो यहाँ जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए मेरे पास, दैट इज 7. और जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? द फेवरेबल आउटकम इज हियर टू गेटिंग अ संडे एज अ 53rd संडे. 53rd संडे लेके आने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि वो जो लास्ट डे था वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता था. इसलिए संडे आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ उसमें से एक ही रही. हेंस probability to get the 53rd Sunday in a non-leap year is equal to favorable outcome upon total possible outcome. The answer we are getting from our question is 1/7. 7 possible outcome थे Monday to Sunday, and out of that 7 option there is only one option that prefer that we are getting our 53rd
सैटरडे देयर। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका आंसर 1/7 है। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन हियर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस से तो ये ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हम कहानी पढ़ रहे हैं नॉन लीप ईयर की, उसमें कहानी पढ़ेंगे हम लीप ईयर की। लेकिन जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो रिजल्ट मेक क्वाइट डिफरेंस है। तो देखिए आप सब, सिंस इट इज क्लियर दैट कि जो ईयर है अ लीप ईयर इज देयर, एक लीप ईयर है। लीप ईयर इज अ ईयर इन विच अ फेब हैज 29 डेज। लीप ईयर वो ईयर है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो लीप ईयर के अंदर ये कंफर्म हो चुका है 366 डेज हो गए। हैविंग अ 366 डेज, this is also very clear that it contains 52 weeks like we have already discussed in this part and 2 days extra. So here the only difference we are getting from this part number 3 and part number 2 is that कि नॉन लीप ईयर था तो एक ही एक्स्ट्रा डे बचा था, ये लीप ईयर था इसलिए इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बने थे। क्योंकि जो ये 366 डेज है उसने 52 वीक्स तो लिए हो गए, और 52 वीक्स में 52 संडेज होना भी मस्ट है, कंफर्म है विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जितने वीक उतने पर्टिकुलर डेज हो गई होंगे। तो वो जो 2 डेज बचे हैं, देयरफॉर दैट 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी, वो जो 2 बचे हुए दिन है वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो वो जो 2 दिन हो सकते हैं वो हमेशा के हमेशा कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि अगर 2 दिन बचे तो एक मंडे हो गया और एक सैटरडे हो गया, या एक ट्यूसडे हो गया तो एक फ्राइडे हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल देयर। जो भी वो 2 दिन हो गए वो लगातार हो गए, और बीइंग अ कॉन्जिक्यूटिव इन नेचर इट मे बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो यहाँ जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए फॉर सिलेक्टिंग दैट 2 पर्टिकुलर डेज आर, वो आ गए 7 पेयर्स आर देयर। और अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं इस बार, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टर्म जहां पे 53rd सैटरडे संडे मिल जाए। तो 53rd संडे मिल सकता है, आइदर दैट इज इट इज सैटरडे संडे और इट इज संडे मंडे। तो देयर आर ओनली 2 पेयर्स। तो आपको इस बात की केयर करनी है क्वेश्चन में कि वो जो 53rd सैटरडे की हम फाइट कर रहे हैं वो सैटरडे संडे भी हो सकता है और संडे मंडे भी। अगर हमारे वो 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज सैटरडे संडे या संडे मंडे हो गए तो वी आर डेफिनेटली गेटिंग दैट 53rd संडे देयर। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर is equal to, बेसिक फॉर्मूला आप लगा लेना, favorable outcome upon total possible outcome, the answer we are getting from this portion is 2/7। तो यहाँ तो ऑर्डिनरी एक एक दिन बचा था, इससे संडे आने की चांस 1/7 थी, और यहाँ पे क्योंकि 2 दिन बचे थे तो वी आर गोइंग फॉर द फाइट ऑफ that consecutive days, and after obtaining that 7 pair of consecutive days we can easily observe there ki to get that 53rd Sunday as required in our question we have 2 choice out of 7, so we are getting the probability of this part is 2/7 here। तो बेटा अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन में कि दैट विल कंटेन 53 संडेज और ट्यूसडेज, मान लो ऐसा पूछ लिया जाता, देन व्हाट इज योर रिप्लाई? तब क्या सोचते आप? तो अगर मुझे 53 संडे भी चाहिए और 53 ट्यूसडेज भी चाहिए और है क्योंकि बीच में, तो मैं संडे वाले पेयर्स भी लूंगा सारे, तो 2 पेयर तो संडे वाले हो गए, एज वेल एज मैं ट्यूसडे वाले पेयर्स भी लूंगा। तो और होने की वजह से आइदर या तो संडे मिल जाए तो चलेगा, ट्यूसडे मिल जाए तो चलेगा। तो वी आर इन टोटल है 4 पेयर्स, सो दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी 4/7। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दिस इज द वन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर बीच में और लगा हुआ है तो सारी केस उठाएंगे, अगर बीच में लगा होता एंड, मान लो क्वेश्चन होता 53 संडे एंड 53 ट्यूसडेज, मान लो ऐसा होता, संडे भी होना चाहिए था, ट्यूसडे भी होना चाहिए था। तो अगर हम ऐसा देखें तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है उन 4 पेयर में से जिसमें दोनों दिन एक साथ आ जाए, तो ये बन जाता इम्पॉसिबल केस।
व्हाई इट इज इम्पॉसिबल? क्योंकि अगर मैं संडे लेता तो ट्यूसडे नहीं आ रहे थे एज अ 53rd नंबर में, और अगर मैं ट्यूसडे लेता तो संडे नहीं आ रहे थे एज अ 53rd नंबर में. बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी क्लियर दैट कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. तो देयर इज अ डिफरेंस इन अवर क्वेश्चन. और है तो सबको काउंट कर लेंगे, एंड है तो सिर्फ उस ऑप्शन को काउंट करेंगे जो सब में कॉमन है. तो एज अ रिजल्ट बेटा आई एम एंडिंग दिस लेक्चर है, जहां पे आज मैंने आपके साथ 3 प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे, और एज वेल एज we also completed our NCERT exercise 15.2 optional.